चलो बहुत ध्यान देना आप, ठीक है? हो गया? कोई सवाल करना है? नहीं। अब ध्यान सुनो, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है? तो समझेंगे करके। चैप्टर नंबर 10 नाम क्या है? ह्यूमन आई, मानव नेत्र। और इसमें से मार्क्स आएंगे टोटल 9, ठीक है? तो 9 मार्क्स का है और इसमें 2 पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर ए, इसमें आईज़ का स्ट्रक्चर अच्छा से मालूम होना चाहिए, और पार्ट नंबर बी में हमें समझना है आँखों का दोष, दृष्टि दोष, है ना? ये 2 चीज़ है। ह्यूमन आईज़ कुछ इस तरह दिखता है, हमें दिखता है ऐसा, है ना, जिसका असल स्ट्रक्चर होता है ये। और इस आँख को अगर हम समझे तो पूरा शरीर मसल्स, हड्डी और ब्लड से बना हुआ है। तो इस हिसाब से आदमी का जो आँख है उसमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स और ब्लड होगा, हड्डी नहीं होती है। तो आदमी का आँख मसल से है और ये लगभग 6 तरह के मसल से बनी हुई है। आदमी का आँख कितना मसल से बना हुआ है? 6 तरह के मसल से। और इसकी जो गोलाई है यानी कि जो डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर है। गोलाई कितनी है? 2.3 सेंटीमीटर, है ना? हमारे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है। हम लोग के पास कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ में से एक ज्ञानेंद्रिया, एक सेंस ऑर्गन आँख है, ठीक है? हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, उसके बाद त्वचा, स्किन होता है, और एक टंग होता है यानी कि जीभ होता है। 5 में से ये ह्यूमन आई एक महत्वपूर्ण क्या है? सेंसरी ऑर्गन है, यानी सेंस ऑर्गन है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, है ना? ज्ञान इंद्रियाँ, जो हमें देखने का, इस दुनिया को समझने का ज्ञान देती है। आई बात समझ में? तो आँख के बारे में हमें 3 बातें समझ में आ गई कि आँख 6 तरह के मसल से बनी हुई है। इसमें ब्लड और हड्डी नहीं होगी, ब्लड होगी, हड्डी नहीं होगी। इसके बाद डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर, और ये हमारा सेंसरी ऑर्गन है। आँख के स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आँख के स्ट्रक्चर 2 भागों में बटा होता है। आदमी का आँख कितने स्ट्रक्चर में बटा होता है? तो 2 भागों में। एक होता है इंटरनल पार्ट्स, एक होता है एक्सटर्नल। अभी हम आँख के बाहर के हिस्से को देखेंगे जो दिखाई देता है जनरली किसी का भी, अंदर तो हम देख नहीं सकते, ठीक है? ठीक है, तो एक्सटर्नल अंग देखेंगे, यानी कि आँख का बाह्य अंग। आँख के बाह्य अंग कौन कौन से? तो आइरिस, प्यूपिल, स्क्लेरा, है ना, कंजक्टिवा और कॉर्निया। ये आँख के बाहरी भाग में होता है, यानी आँख के सबसे बाहर होता है। सबसे पहला अंग क्या है? आइरिस। सबसे पहला अंग क्या है? आइरिस। आइरिस सबसे बाहरी अंग है, जिसे हम ब्लैक, ब्लू या ब्राउन कलर में भी समझते हैं। आदमी की आंखों का जो आइरिस है वो कैसा होता है? ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, और ब्राउन कलर का। ज़्यादातर यही होता है ना? एवरेज इंडियन जो ह्यूमन है उसका जो आइज़ है वो ब्लैक ब्राउन होता है, प्योर ब्लैक नहीं होता, ग्रे ब्राउन होता है ना, एवरेज। और कुछ का ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। नीला का मतलब आसमानी नीला नहीं, थोड़ा नीलापन उसके अंदर आता है। तो आँख का आइरिस कलर पार्ट है, यानी हमारे आँखों का रंग कैसा होगा वो डिपेंड करता है किस पे? आइरिस पे। कैसा होगा? तो डिपेंड करता है आइरिस पे। ये आँखों का आइरिस हमारी आँखों का कलर बताता है। ऐसा कलर हो सकता है, इस तरह का कलर, मतलब ये इंडिया और बाहर के देशों में भी अलग अलग कलर के आँखों का आइरिस हो सकता है। इस आइरिस से रिलेटेड एक बात ये भी है कि आइरिस ही, हमारी आँखों का जो आइरिस है वही स्कैन किया जाता है आधार कार्ड में। आँखों का जो आइरिस है कहाँ स्कैन किया जाता है? आधार कार्ड में। यही स्कैनिंग होता है, एक तो फिंगरप्रिंट और एक आँखों का आइरिस। दूसरा अंग है प्यूपिल। प्यूपिल यानी पुतली, जो कि ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का, है ना? अब यहाँ से समझो, ये आँखों का जो है ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? प्यूपिल है। आँखों का ये वाला हिस्सा क्या है? प्यूपिल है। ये जो गोलाई बीच वाला जो काला सा दिख रहा है ये गोलाई, इसी को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। इसमें ये क्या है? प्यूपिल है आँखों का, है ना? ये क्या है? प्यूपिल। और ये जो बनावट दिख रहा है, इस बनावट को क्या कहते हैं? इस बनावट को कहते हैं आइरिस। ये जो बनावट है इस बनावट को क्या कहेंगे? आइरिस। और बीच वाला हिस्सा क्या है? प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल। समझ में आ गया बात? दो बात समझ में आ गई। आइरिस का अलग अलग कलर होता है, यानी इसका कलर अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका कलर हमेशा के लिए ब्लैक होता है। इसके बाद आँखों में ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा को कहते हैं स्क्लेरा, यानी स्क्लेरोटिक, है ना? इसे क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक। हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। क्या कहेंगे हिंदी में? स्वच्छ मंडल। श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। ये श्वेत पटल होता है। क्या होता है आँखों का? श्वेत पटल होता है, ठीक? ये वाइट दिखता है। कैसा दिखता है? वाइट। तो आँखों का ये क्या है? स्क्लेरा है, वाइट है ना? उसके बाद होता है आँखों का कंजक्टिवा। यहाँ पे क्या होता है? आँखों का कंजक्टिवा। ये कोड़ में क्या होगा? कंजक्टिवा, जो कि रेड कलर का होता है। क्या होता है? रेड कलर का। और इन सभी को एक टेम्पर ग्लास की तरह, है ना, झांक के रखता है, यानी इन सभी के ऊपर एक प्लेट जैसा बना रहता है, टेम्पर ग्लास जैसा बना रहता है, उसे कहते हैं कॉर्निया। जिस प्रकार मोबाइल के आगे क्या लगा होता है? टेम्पर ग्लास। यानी जैसे ये मोबाइल फ़ोन है तो इस मोबाइल फ़ोन का जो आगे का हिस्सा है ये टेम्पर ग्लास है और अंदर इसका स्क्रीन है। तो स्क्रीन का गार्ड जैसा है वैसे ही हमारे आँखों का क्या है?
वैसे ही हमारे आँखों का कॉर्निया है। तो आँख का सबसे बाहर पारदर्शी परत जो होता है कॉर्निया, इसमें ब्लड वेसल नहीं होते। आँखों में ब्लड वेसल होगा तो नहीं होगा। समझ में आई बात? पहला भाग आइरिस, दूसरा प्यूपिल, तीसरा स्क्लेरा, चौथा कंजक्टिवा, कैसा होता है? रेड। पांचवा होता है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है? एक तरह का लैमिनेशन। और जब किसी व्यक्ति को आँख की ज़रूरत होती है तो यही कॉर्निया दान की जाती है। यानी अगर हम लोग सुनते हैं कि आँख दान हो रहा है तो इसका मतलब क्या आँख नोच के निकाल के दूसरे में ठोक देंगे या साट देंगे? ऐसा नहीं। आँख का दान जब भी होगा, नेत्रदान जब भी होगा, तो बस ऊपर का ये जैसे मोबाइल है ना, तो बस इसका टेम्पर ग्लास नोच के दूसरा में लगा देंगे, ऐसा समझ लो। तो आँखों का जो कॉर्निया है उसको डॉक्टर एक व्यवस्थित तरीके से निकालते हैं। 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। उसको निकाल कर जिस व्यक्ति को देना है उसे दान कर दिया जाता है। इसे कहते हैं आई डोनेट, यानी नेत्रदान। नेत्रदान कैसे करेंगे? तो नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हम लोग भी कर सकते हैं, तुम लोग भी कर सकते हो। तो नेत्रदान क्या अभी ना आँख नोचवा ले? तो नहीं, अभी नहीं। आप रजिस्टर हो जाओ और जब आपकी मृत्यु होगी तो इन्फॉर्मेशन दे देना होता है ना। इन्फॉर्मेशन कहाँ दे देना होता है? जहाँ पे आई को डोनेट करना है तो उस हॉस्पिटल में हमें इन्फॉर्मेशन दे देना है और वो आके ले जाएगा, है ना। और वो बस आँख का कॉर्निया ऊपर से दे देगा, बाकी बैंडेज करके भेज देगा वापस। पूरा आँख नहीं नोचेगा, आँख में पूरा छेद नहीं करेगा। आई बात समझ में? हम आँखों का कौन सा हिस्सा डोनेट कर सकते हैं? कॉर्निया। बाकी डोनेट होता नहीं है। क्या होता है? कॉर्निया। आगे समझ में? आँखों से रिलेटेड एक और बात है कि आँख में ऊपर के साइड पे, यानी यहाँ के साइड पे और यहाँ के साइड पे क्या होता है? एक ग्लैंड होता है जिसे हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, जिससे आंसू निकलता है। क्या निकलता है? आंसू। तो हमारे आँखों के आंसू के लिए जिम्मेदार होता है लैक्रिमल ग्लैंड। इसका कनेक्शन यहाँ और यहाँ से लेकर नाक तक होता है। तो कभी कभी जो भयंकर तरीके से लेडीज़ रोती है तो नाक से भी उसका आंसू आना चालू हो जाता है। आँख तो रोता ही है, नाक से भी निकलना, तो ये अच्छी ऐसे करके निकाल देगी वो। तो क्या है? वो आंसू है। और वो सिस्टम लैक्रिमल ग्लैंड का कनेक्शन किससे है? नोज से है। नहीं, अब हम बात करते हैं इंटरनल आइज ऑर्गन, आँखों के आंतरिक अंग का। आँखों के आंतरिक, आँख के अंदर कौन कौन से आंतरिक अंग है? तो आँख के अंदर कई सारे आंतरिक अंग है, जिसमें सबसे पहला आता है लेंस। आँखों के अंदर सबसे पहले क्या? लेंस, है ना। दूसरा अंग है मसल्स। दूसरा क्या है? मसल, यानी सिलियरी मसल, यानी लेंस को यहाँ पकड़ के रखता है और यहाँ पकड़ के रखता है। उसका नाम क्या है? सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी या पक्षमाभी मांसपेशियाँ। तीसरा अंग है कोराइड। तीसरा अंग क्या है? कोराइड। कोराइड क्या है? ये आँखों का ये परत है ना। कोराइड क्या है? आँखों का ये परत है। ये वाला परत क्या है? आँखों का परत है, यहाँ पे जाता है। तो ये वाला जो परत दिख रहे हो आपको, ये क्या कहलाता है? कोराइड। क्या कहलाएगा? कोराइड। चौथा अंग है एक्वस ह्यूमर। चौथा अंग क्या है? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का मतलब होता है आदमी के कॉर्निया और आदमी के लेंस के बीच में पानी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पानी। तो लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पानी है उस पानी को क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, यानी कि जलीय द्रव। क्या कहते हैं? जलीय द्रव। और उसके बाद आँखों का जो पांचवा अंग है विट्रस ह्यूमर, यानी लेंस और यहाँ का अंग कहलाता है रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में जो पानी भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच में जो पानी भरा रहता है उसे क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर, कचाव द्रव। तो कितना तरह का द्रव हुआ? 2 तरह का। यहाँ पे जो द्रव होगा जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर। यहाँ पे जो द्रव होगा कचाव द्रव, विट्रस ह्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? विट्रस ह्यूमर। अब हम सब कोई भी इमेज देखेंगे तो उसका छाप बनेगी कहाँ? रेटिना पे। कहाँ बनेगी? रेटिना पे। यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है रेड वाला, यही रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है? रेटिना। तो आँखों का वह भाग जिस पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है? रेटिना। आदमी की आँखों का वह भाग जिस पे प्रतिबिंब बने उसे क्या कहते हैं? रेटिना। तो आँख का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे। 6 इंटरनल ऑर्गन है। अब एक एक करके फिर से समझते हैं। आँखों का जो लेंस है, आदमी के आँखों का जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस है, यानी उत्तल लेंस है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 होता है, 1.4 अपवर्तनांक होता है इसका। ठीक है, इसलिए बहुत ही HD इमेज हम देख पाते हैं। इसी की वजह से लेंस अच्छा रहता है तो HD इमेज, जैसे कैमरे में लेंस अच्छा होगा तब ना अच्छा फोटो खिंचाएगा या वीडियो बनेगा। तो इसका ये बहुत ही HD इमेज के लिए जिम्मेदार होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है। ठीक है, कौन सा? आँखों का जो लेंस है। सो आई बात समझ में, है ना। अगर ये वस्तु है, ये क्या है? वस्तु है, और इसका इमेज बनेगा तो पहले तो कॉर्निया को पार करेगा, कॉर्निया के बाद पार करेगा किसको? आइरिस को, आइरिस के बीचों बीच प्यूपिल को, और प्यूपिल के बाद लेंस, लेंस को पार करके रेटिना पे यही इमेज बनेगा। उल्टा फोटो बनता है। कैसा फोटो बनता है? उल्टा। लेकिन ब्रेन में सिग्नल जाता है और उसको सीधा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सीधा। ये फंक्शन है किसका? लेंस का। आई बात समझ में। दूसरा आप देख रहे हो फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल है,
है ना। यहाँ पे क्या है, सिलियरी मसल है। सिलियरी मसल का काम क्या है, एडजस्ट द लेंस टू ड्रॉ अ क्लियर इमेज। किसी भी क्लियर इमेज को देखना है तो एडजस्ट करने का काम, लेंस को एडजस्ट करने का काम क्या करता है, कौन करता है, सिलियरी मसल। लेंस को एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सिलियरी मसल, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट दूर हो तो इसको इतना ना खींच देगा कि लेंस हो जाएगा पतला और दूर का भी फोटो आप देख सकते हो। क्या है, लेंस क्या करता है कि जब आपसे वस्तु दूर हो और उसको खूब देखना है तो खूब जोर से ऐसे देखते रहते हो, एकदम खूब जोर से ऐसे देखते रहते हो। तो देखने का मतलब क्या है, देखने का मतलब है कि आपके आंखों का जो सिलियरी मसल है वो लेंस को क्या कर दिया है, पतला कर दिया, और आप दूर की वस्तु को भी साफ साफ देखने का प्रयास करते हो। लेकिन वस्तु पास में है तो बहुत ज़्यादा जूम करने की जरूरत है नहीं, तो बस उसको क्या करेगा, लेंस को मोटा कर देगा, यानी सिलियरी मसल ढीला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लेंस को पतला। तो बहुत पास के भी वस्तु देख लिए, दूर के भी वस्तु देख लिए, इसके लिए हेल्प कौन किया, सिलियरी मसल। आई बात समझ में, कौन हेल्प कर दिया, सिलियरी मसल। एक अंग कोरॉइड है, क्या है, कोरॉइड। कोरॉइड का काम क्या है, कोरॉइड जो है वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स को, यानी आँख के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई को पूरा करता है। क्या करता है, आँख के अंदर ब्लड वेसल की सप्लाई को पूरा करता है। यानी समझो कि पूरे आँख के अंदर की जो वायरिंग है, ब्लड वेसल, ब्लड पहुँचाने का काम, वो कौन है, वो है कोरॉइड। क्या है, कोरॉइड। ये हमारे आँख को, नेत्र को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। अब ब्लड में जाती है एनर्जी, तो आँख ऊर्जावान रहती है। अगर आँख में ऊर्जा नहीं मिले तो आप कैसे देखोगे चीज़ों को, आपको नींद जैसा लगेगा, आप सो जाओगे। एनर्जी आँखों में बनी रहती है, तो बनी रहने का कारण क्या है, पोषक तत्व और जो ब्लड है वो सप्लाई कौन करता है, कोरॉइड करता है। आई लिक्विड कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। 20% होता है एक्वस ह्यूमर और 80% होता है ना, विट्रस ह्यूमर। यानी जलीय द्रव यहाँ होता है 20%, कचाव द्रव यहाँ होता है 80%, है ना। इससे आपके आंखों का एक परफेक्ट साइज होगा। आंखों का क्या होगा, एक परफेक्ट साइज। यानी एक तो लेंस का प्रोटेक्शन भी किया, एक काम तो इसका लेंस का प्रोटेक्शन, और दूसरा रेटिना का भी प्रोटेक्शन हो गया। इधर से लेंस का प्रोटेक्शन और इधर से रेटिना का भी प्रोटेक्शन हो गया, दोनों की सुरक्षा हो गई और आँख का एक बढ़िया शेप मिला। यदि अगर ये लिक्विड में थोड़ा बहुत 19-20 की मात्रा हो जाए तो एक आँख आपका ऐसा, एक आँख ऐसा हो जाएगा, एक छोट एक बड़ा आँख। आँख छोट बड़ होने का कारण क्या हो सकता है, कई कारण है, लेकिन इसमें से एक कारण ये है जलीय द्रव का 19-20 होना। इसलिए किसी किसी की आँखें छोटी बड़ी भी हो जाती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, जलीय और कचाव द्रव में अनबैलेंस होना, नहीं कम होना। क्या, ये आई लिक्विड की बात है। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या हुआ, आंख में एक ऐसी जगह जहां पे स्वच्छ इमेज देख सके, है ना, रेटिना पर, तो वो कहलाता है रेटिना का येलो स्पॉट। क्या कहलाता है, येलो स्पॉट। यानी आंखों का वह पोजीशन जहां पे स्वच्छ इमेज आंख देख पाए उसे क्या कहते हैं, येलो स्पॉट। यानी ये पूरा रेटिना है, ये क्या है, रेटिना है, ये पूरा क्या है, रेटिना। लेकिन आंखों के इस हिस्से पर बहुत अच्छा से इमेज बनता है, इस हिस्सा और इस पर क्या है, आंखों पर अच्छा इमेज बनता है, यानी रेटिना का इस हिस्सा तक अच्छा फोटो बनेगा। लेकिन यहाँ से बहुत सारी नसें ब्रेन में जाती है, यहाँ से बहुत सारी नसें ब्रेन में जाती है। यहाँ पे अगर कोई इमेज, है ना, रिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे मतलब रिफ्रैक्ट किया, अपवर्तित हुआ यहाँ पे, तो क्या होगा, इमेजें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट है। ये क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे नसें ब्रेन को जाती है, तो आँख पर यहाँ फोटो दिखेगा, यहाँ पे फोटो दिखेगा, यहाँ पे कोई फोटो दिखाई नहीं देता, इसलिए इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, बाकी जगह येलो स्पॉट। आँखों के स्ट्रक्चर समझ में आ गया। बाहरी अंग कौन कौन, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, कार्निया, आइरिस, प्यूपिल। स्क्लेरा यानी स्क्लेरोटिक, कंजक्टिवा, कार्निया, आइरिस, पुतली और आँख के आंतरिक घटक कौन कौन है, लेंस है, सिलियरी मांसपेशियाँ हैं, कोरॉइड यानी कि रंजित है, ठीक है। उसके बाद कचाव द्रव, चक्षु द्रव या जलीय द्रव, रेटिना और नेत्र तंत्रिका। ये है आँख के आंतरिक अंग। ये सब समझ गए, कोई डाउट? तो अगर अब लिखना हो आंसर तो नेत्र की संरचना बताइए, तो इस तरह से आप नेत्र की संरचना बता सकते हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, नहीं है, ठीक है। चलिए, ये सब आएगा नहीं, है ना, ये सब अब कुछ नहीं आएगा आपको। डायरेक्ट यहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। देखो मानव नेत्र कैमरा की भांति काम करता है, यानी ह्यूमन जो आई है वो कैसे काम करेगा, जस्ट लाइक अ कैमरा, ठीक है। कैसे, तो कैमरा में जो भी चीज़ें हैं वो आँख में, है ना, उसी प्रकार से काम करती है। जैसे कैमरा में क्या क्या है, कैमरा में यहाँ पे लगा हुआ है अपर्चर, बीच में एगो लगा होता है लेंस, इसके यहाँ लाइन पे होता है डायफ्राम, इस साइड पे होता है फिल्म जहाँ पे फोटो बनता है ना, और यहाँ पेंट किया होता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक पॉइंट। तो ये सारे अंग है कैमरा में। ध्यान देना, जिस तरह कैमरे में क्या होता है, कैमरे में
फिल्म होता है, उसी प्रकार आदमी के आँखों का रेटिना है। कैमरा में फिल्म फ़ोटो खींचने का काम करता है, फ़ोटो प्रतिबिंब बनाने का, उसी तरह आदमी के आँख जो है रेटिना पे, आदमी की आँखों में रेटिना पे फिल्म प्रतिबिंब बनता है। जिस प्रकार डायफ्राम होता है, क्या होता है डायफ्राम, वो क्या करता है इमेज को, है ना, क्लियर करने के लिए, है ना। उसी प्रकार आइरिस जो है यहाँ काम करता है, किस प्रकार काम करता है आइरिस, है ना, प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए। जिस तरह ये डायफ्राम नियंत्रित करेगा, उसी तरह आदमी का आँख प्रकाश को नियंत्रित करेगा। अपर्चर जो होता है, यहाँ पे अपर्चर लगा होता है, वो अपर्चर प्रकाश को एंटर करने देगा। उसी प्रकार हमारा प्यूपिल जो है, पुतली, वो प्रकाश को प्रवेश करने देगा। लेंस जो है, लेंस, कैमरा में लेंस क्या करता है, प्रकाश का अपवर्तन कराता है प्रतिबिंब बनाने के लिए। उसी प्रकार आदमी का जो उत्तल लेंस है, प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे कराता है। ये सवाल आएगा। और आपके एनसीईआरटी के कट यहाँ कुछ दिए हुए हैं पॉइंट्स, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ था कि 3.5 करोड़ पीपल अंधे हैं इस दुनिया में। कितने लोग? 3.5 करोड़। और उसमें से कॉर्नियल प्रत्यारोपण यानी कि कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन करने से 45 लाख लोगों का इलाज किया जा सकता है। अगर कॉर्निया दान करेगा लोग तो कॉर्निया से कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, एक कॉर्निया दूसरे कॉर्निया को, मतलब एक इंसान का कॉर्निया दूसरे इंसान की कॉर्निया को, है ना, कॉर्निया में लगाया जा सकता है, फिट किया जा सकता है आँख में। तो 45 लाख लोगों का क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। 60% अंधे लोगों में 12 साल से कम उम्र के बच्चा शामिल है। आँख का दान कौन कर सकता है, ये भी एक सवाल बन सकता है, ये भी किताब में दिया है। आँख का दान कुछ बीमारी वाले व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, बाकी सब दे सकते हैं। कौन से बीमारी? एड्स जिसको है, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, ल्यूकेमिया और टिटनेस, मेनिंजाइटिस और हाथी पाँव। जिन व्यक्ति को ये सारी बीमारी हैं वो आँख दान नहीं कर सकते, बाकी सारे लोग आँख दान कर सकते हैं। ये है सवाल कि नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भाई नेत्रदान करते समय हमें जो बातें ध्यान रखनी है उसमें से पहली बात ये है कि हमें नेत्रदान करना है तो तुरंत नेत्र बैंक को सूचित करना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति जिसका नाम नेत्र बैंक में दिया हुआ है और वो मर गया है तो पहले मृत्यु के तुरंत बाद नेत्र बैंक को खबर पहुंचाओ। 4 से 6 घंटे मिलते हैं उसका ऑपरेशन करने के लिए, मतलब कॉर्निया निकालने के लिए, है ना। कोई भी उम्र का व्यक्ति, लिंग, धर्म या किसी भी जाति का व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, ठीक है। और नेत्रदान के समय क्या होता है, उसके पलकों पर क्या रखी जाती है, गीली रुई रखी जाती है, ठीक है। और चेहरे की बनावट में कोई खास फर्क नहीं होता है, अगर नेत्र दान कर दिया गया है तो चेहरा जैसा वैसे ही रहेगा। और कुछ बीमारी में जो पीड़ित व्यक्ति है, बीमारियों से जो कुछ बीमारी है जैसे कि एड्स वगैरह है, हेपेटाइटिस बी, सी, है ना, ल्यूकेमिया, ऐसे वाले जो बीमारी हैं उसमें नेत्रदान नहीं किया जा सकता। आँखों का समंजन क्षमता क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता वह क्षमता होती है जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर निकट या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता की बात करें तो आदमी, सामान्य दृष्टि वाले मनुष्य के लिए समंजन क्षमता जो होती है उसकी शक्ति 4 डायोप्टर होती है। सामान्य नेत्र जिसका है हम सबका 4 डायोप्टर की पावर बनी हुई है। द पावर ऑफ अकोमोडेशन इज़ 25 सेंटीमीटर। सामान्य दृष्टि वाले मनुष्य के लिए समायोजन की शक्ति 25 सेंटीमीटर है, यानी कि निकटतम दूरी हम लोग के लिए 25 और दूर बिंदु जो है हमारे लिए इनफाइनाइट यानी अनंत होती है। एक मनुष्य को देखने का जो क्षैतिज क्षेत्र है आँख से लगभग, एक आँख से 150 डिग्री और दोनों आँख से 180 डिग्री, यानी हम इस आँख से ऐसे देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक इतना 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री हम इस आँख से देखेंगे, 150 डिग्री इस आँख से, लेकिन दोनों की फैलावट हम ऐसे देखें तो हम आँख से कितना डिग्री, 180 डिग्री का फैलाव देख सकते हैं, 180 डिग्री का क्षेत्र देख सकते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, ठीक है। इसके बाद ये सब आएगा ही नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका अंतिम पॉइंट है, सेकंड टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र दोष। 3 प्रकार के दोष होता है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया एक बीमारी है जो कैटरेक्ट कहलाती है। 3 से सवाल ज़्यादा बनते, खासकर इन दोनों से सवाल बनने के चांस कम है ना, पढ़ने के लिए होता है, लेकिन ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है? मायोपिया, दूसरा क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। बाकी पर मत ध्यान दो। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति दूर की वस्तु की तुलना में केवल पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है उसे मायोपिया कहा जाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, मतलब दूर की वस्तु की तुलना में केवल पास की वस्तु को देखेगा। निकट दृष्टि दोष है
निकट की वस्तु को देख सकता है, दूर नहीं देखेगा। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, निकट की वस्तु को देखेगा, दूर की वस्तु को नहीं देखेगा। अब बीमारी कौन सा है, निकट दृष्टि दोष, उल्टा नाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इसका इलाज अगर करना हो तो कैसे होगा, तो इलाज करने के लिए ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष का इलाज किस लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस। किससे, अवतल लेंस से, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा क्या है, कारण है निकट दृष्टि दोष के, क्या कारण है भाई, नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक ही लंबा हो जाए, फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी घट जाए, और तीसरा लेंस का मोटा हो जाना। ये 3 कारण है। आई बात समझ में। इलाज क्या होगा भाई, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। दूसरा क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो पास की वस्तुओं को, है ना, नहीं देख सकते स्पष्ट रूप से, और दूर की वस्तु को देखे। दूर दृष्टि दोष है, और देखेगा क्या, दूर का, पास का नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका कारण नेत्र गोलक का छोटा, उधर लंबा होना, इधर छोटा होना, फोकस दूरी का उधर घटना तो इधर बढ़ जाना, लेंस का पतला होना। वो याद रखो, यहाँ उल्टा है, एक के वो याद रखो, इसका उल्टा हो जाएगा। दो, एक चीज़ में डबल फायदा है ना, एक तीर 2 निशाना। आई बात समझ में। हाँ, तो इसका इलाज क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, उसका इलाज अवतल, तो इसका उत्तल, ठीक है, ध्यान रखना है ये। और ये आखिरी बात ये रहा, ठीक है। ये सवाल हो सकता है, सामान्य दृष्टि वाले नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है भाई, आँख से वस्तु की वह न्यूनतम दूरी जिसे बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। और निकट बिंदु हम लोगों के लिए कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यानी बिना किसी आँख को दबाव तनाव दिए आप निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हो, तो वो दूरी आपके आँख से 25 सेंटीमीटर है। यानी आप अगर मोबाइल चलाओगे तो इतना पे मोबाइल चलाना है, इतना पे, यानी आँख और आपके मोबाइल के बीच की दूरी कितना हो गया, 25। लेकिन हम ऐसे चलाएंगे, आँख पे असर पड़ेगा। आ गया बात समझ में, ठीक है। निकटतम दूरी कितनी है, 25। दूर का बिंदु क्या है, तो आँख का दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जहाँ तक आँख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है, तो वो इनफाइनाइट है। यानी हम धरती पे बैठे बैठे चाँद को देख लेते हैं, आसमान के तारे देख लेते हैं, और सूर्य को देखते हैं, तो ये सब क्या है, हमसे काफ़ी दूर है। इसे हम फार पॉइंट यानी कि दूर बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में। एक सवाल होगा कि एक छात्र को सबसे आखिरी पंक्ति में बैठाकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई हो रही है, बच्चा कौन से दोष से पीड़ित है और कैसे ठीक होगा। देखो क्या बोला है, सवाल में बोला है कि आखिरी पंक्ति में बैठा है, यानी कि सब बेंच में सबसे पीछे बैठा है, बेंच में सबसे लास्ट में बैठा है, लास्ट में बैठ के ब्लैक बोर्ड पे जो चीज़ लिखा है उसको दिख नहीं रहा है, तो दूर से देख नहीं पा रहा है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा दृष्टि दोष होगा, उल्टा करो, दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। तो अगर इसका इलाज किया जाए उस लड़के को, तो कौन सा चश्मा पहनाना पड़ेगा, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस वाला चश्मा, ठीक है। आई बात समझ में। कलर का कॉम्बिनेशन क्या है भाई, कलर से रिलेटेड बात ये आएगी, है ना, कलर से रिलेटेड ये एक सवाल आएगा इंद्रधनुष के बारे में कि क्या है इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष आकाश में प्रकाश का एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 रंगों का एक बैंड होता है ना, और बैजानीन पिनाला इसका सूत्र है, उसी से आप कलर को डिकोड करोगे, बैगनी, जामुनी, आसमानी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंग होते हैं। क्या कारण है इंद्रधनुष बनने का, तो इंद्रधनुष के कारण है प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये सब आपको ध्यान रखना है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। रेड लाइट जो होता है इंद्रधनुष में, लाल प्रकाश का झुकाव सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है, लाल रंग का, जबकि बैगनी का झुकाव सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक मतलब दूर तक दिखाई देगा, और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका मतलब दूर तक दिखाई नहीं देगा। तो जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो लाल लाल ज़्यादा नज़र आता है और ये बैगनी कम या नहीं नज़र आता है ना। और अगर हम इसे प्रिज्म पे दिखाना चाहें तो प्रिज्म पे दिखा सकते हैं, है ना, प्रिज्म से भी दिखा सकते हैं। इसको सबसे पहली बार बताया था किसने, न्यूटन। यानी कि अगर स्पेक्ट्रम को दिखाना है तो हम किस पे दिखा सकते हैं, प्रिज्म पे दिखा सकते हैं। आई बात समझ में। आखिरी वायुमंडलीय अपवर्तन है, क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। ध्यान देना बोर्ड है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है, तारों का टिमटिमाना सूर्योदय से पहले और विलंबित सूर्यास्त, एडवांस सनराइजिंग और है ना डिले सनराइज, विलंब सूर्यास्त और एडवांस में ही यानी 2 मिनट पहले ही सूर्य दिख जाना और 2 मिनट बाद तक भी सूर्य
अस्त होने के बाद दिखना। तो ये 3 घटनाएं किसके कारण होती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सवाल ध्यान रखना है, यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो जवाब होगा तारे के प्रकाश को वायुमंडल के विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है, इसके कारण तारों की टिमटिमाहट महसूस होती है। और व्हाट इज एडवांस सनराइज और व्हाई डू फील सनराइज 2 मिनट्स बिफोर एक्चुअल सनराइज? एडवांस सनराइज क्या है, अथवा वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्योदय का आभास हमें क्यों होता है? तो हम क्या जवाब देंगे? सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देता है, ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और एक सवाल और है कि विलंब सूर्यास्त क्यों होती है ना? यानी सूर्यास्त हो गया और फिर भी हमें सूर्य 2 मिनट तक दिखाई दे रहा है। सूर्यास्त हो गया तब सूर्य दिखाई नहीं देना चाहिए, फिर भी दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? डिलेड सनराइज। वास्तविक सूर्यास्त और प्रत्यक्ष सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना होता है? 2 मिनट का। इसलिए वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण हमें सूर्यास्त हो जाने के बाद भी सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देता है। ठीक है, आई बात समझ में? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक क्वेश्चन आएगा, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो बाकी रंगों को अवशोषित कर जिस रंग को रिफ्लेक्ट करती है वही उसका रंग हो जाता है। और यह नियम क्या कहलाता है? यह नियम आकाश के लिए भी लगती है। क्या बोला मैंने? जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वो बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है और जिस रंगों को छोड़ेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वही उसका रंग होगा, है ना? और यह नियम किसके लिए अप्लाई हो जाएगा? आकाश के लिए। यानी आकाश में नीले रंग का अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देगा? नीला। तो ये जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आज के लिए इतना ही।